कि उमर सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाने वाले शख्स का नाम नहीं है। उमर खालिद को रिहा करो। पत्रकारिता की हालत बहुत खराब है, बहुत दमन हो रहा है, बहुत सारे पत्रकारों पे केस लगे हुए हैं। ये सच है, हकीकत है कि हम अपने विद्यार्थियों को उन सारे स्रोतों और संदर्भों से परिचित कराएं जो उस मसले को समझने में उसकी मदद करें। पिछले 13 सालों में भारत में लोगों को यह यकीन दिलाया गया है कि भारत के स्कूलों और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का काम है राष्ट्रवाद का प्रचार करना। और यह राष्ट्रवाद किसका राष्ट्रवाद है? तो जाहिर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मार्का राष्ट्रवाद। यह एक तरह से छात्रों के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि हम उनको सच नहीं बताया। जंतर मंतर में जो सैलाब हमने देखा, जो एक तरह से इस पागलपन के दौर के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा था, जब छात्रों पे केस हो जाते और जब उमर खालिद जैसे एक ब्रिलियंट माइंड को आपने 6 साल बंद किया है। मैं सोच रहा था जब मनोज झा जी थे, उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा में हूं, हो सकता कि कल ना रहूं। राज्यसभा की मियाद जो है वो आपका जो टर्म है वो 6 साल है, और 6 साल जो है जेल वाले राज्यसभा में ऑलरेडी उमर खालिद वो 6 साल काट चुके। एक लंबा अरसा होता है किसी के लाइफ में। जो सलाखों के पीछे उमर खालिद है वो उसकी मियाद अभी तक तय नहीं हुई। सारे लोगों की तरफ से उमर खालिद को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद, और हम सब लोगों को भी उमर खालिद के जन्मदिन की मुबारकबाद। आपने जो सवाल किया है, उमर और खालिद की यह किताब इस बात का सबूत है कि उमर सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाने वाले शख्स का नाम नहीं है, बल्कि वह सोचने वाले, किसी एक मसले की गहराई से पड़ताल करने वाले, और जैसा अभी प्रोफेसर प्रभु महापात्र ने बतलाया कि वे आसान जवाबों तक रुकने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि किसी मसले को उसकी पेचीदगी में जाकर देखने की वकालत करते हैं। तो वे कोई किसी तरफ, इस तरफ या उस तरफ जाने की वकालत नहीं कर रहे। लेकिन जब बाहर की दुनिया में आप आए तो आपको फैसला करना पड़ता है कि आप किस तरफ हैं। और ये एक फ़र्क है जिसको अकादमिक दुनिया कहते हैं, जब हम क्लासरूम में होते हैं, जब हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, जब हम अकादमिक विचार विमर्श कर रहे होते हैं, हम हमेशा अपने विद्यार्थियों से यह कहते हैं कि आप कक्षा में हैं तो कार्ल मार्क्स को आप इसलिए न पढ़ें कि आप मार्क्सवादी होंगे, गांधी को आप इसलिए न पढ़ें कि आप गांधीवादी होंगे। और हम इसलिए पढ़ाते भी नहीं हैं, बल्कि हम यह चाहते हैं कि जिस चीज़ को भी आप पढ़ रहे हैं, जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके प्रति आपका नज़रिया एक आलोचनात्मक नज़रिया होना चाहिए और आपकी खुद अपनी एक राय होनी चाहिए। तो हम किसी को कोई वादी होने के लिए नहीं पढ़ाते, और पढ़ाना प्रचार करना नहीं है। यह फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 13-14 सालों में यह फर्क बिल्कुल मिट गया है। लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि पढ़ाने का मतलब है प्रचार करना। मार्क्सवाद पढ़ा रहे हैं तो मार्क्सवाद का प्रचार है, गांधीवाद पढ़ा रहे हैं तो गांधीवाद का प्रचार है, सावरकर को पढ़ा रहे हैं तो सावरकर का प्रचार है। ये नहीं है। हम उसकी पड़ताल करने के लिए दावत देते हैं, और उसके लिए जो औजार होते हैं, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, हम वो मुहैया करने का काम करते हैं। और हमारा ये फर्ज है एकेडमिक दुनिया के सदस्यों के रूप में कि हम अपने विद्यार्थियों को उन सारे स्रोतों और संदर्भों से परिचित कराएं जो उस मसले को समझने में उसकी मदद करें। और हम उसे यह भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि उसकी अपनी आवाज़ का महत्व है। उसकी आवाज़ उसके अध्यापक की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। एक शोध निदेशक, एक रिसर्च गाइड अपने रिसर्चर को अपनी आवाज़ में नहीं ढालना चाहता है, ये उसकी कामयाबी नहीं है। तो ये काम यूनिवर्सिटी का है। और एकेडमिक फ्रीडम का सवाल या एकेडमिक आज़ादी का सवाल जिसके बारे में आपने बात की, वो इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि पिछले 13 सालों में भारत में लोगों को यह यकीन दिलाया गया है कि भारत के स्कूलों और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का काम है राष्ट्रवाद का प्रचार करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? शिक्षा का मकसद है राष्ट्रवादी तैयार करना। तो राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मकसद हो गया शिक्षा का। और यह राष्ट्रवाद किसका राष्ट्रवाद है? तो जाहिर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मार्का राष्ट्रवाद, वह जिस तरह राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। अब उस राष्ट्रवाद के चौखटे में जो इतिहास ठीक बैठता है वह इतिहास, जो विज्ञान ठीक बैठता है वह विज्ञान, जो गणित ठीक बैठता है वो गणित, जो समाजशास्त्र ठीक बैठता है वो समाजशास्त्र, उसी को मंजूर किया जाएगा। और ये जो राष्ट्रवाद है आरएसएस का, ये इसका ये कहना है कि भाई हमारा जो हिंदुस्तान है ये ऐसी जगह है जहां किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, एक समरस समाज है। इसलिए आप यूनिवर्सिटी में, आप सिलेबस में हमारी लड़ाइयां क्या हैं जिनको लेकर हम बाहर बात नहीं कर पाते। और ये बहुत तकलीफ की बात है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बाहर की दुनिया को नहीं बतलाते हैं कि डिपार्टमेंटल कमिटीज में क्या चल रहा है, एकेडमिक काउंसिल में कौन सी बहस हो रही है, सिलेबस कैसे तैयार हो रहा है, 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम में क्या धोखा है, 1 ईयर एमए प्रोग्राम में क्या धोखा है, यह हम नहीं बताते हैं। यह एक तरह से छात्रों के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि हम उनको सच नहीं बता रहे हैं। हम उनको ये नहीं बतला रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटी हमें ये कहती है, समाजशास्त्र के अध्यापकों को कहती है कि आप अपने सिलेबस में जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतिहास के लोगों को यह कहती है या बाकी जगह के विषय के लोगों को कहती है कि जेंडर, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सेक्सुअलिटी तो बहुत ही गंदी चीज है, उसका तो उच्चारण ही नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब सारे सिलेबस को, करिकुलम को सैनिटाइज किया जा रहा है और यह काम यूनिवर्सिटी के स्तर पर भी किया जा रहा है। और बहुत बार आप सारे लोगों को उस भयंकर संघर्ष का पता भी नहीं चलता जो संघर्ष कई अध्यापक उन कमिटीज में लड़ते हैं और लहूलुहान होकर निकलते हैं, कई बार अपमानित होकर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्टैंडिंग कमेटी ये बतलाती है कि आप भले ही 30 साल से पढ़ा रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लेकिन हम आपको बतलाएंगे कि मुझे जैसे इतिहास विभाग के मेरे मित्र ने बताया कि उनको कहा गया कि आपने ग्लोबल हिस्ट्री कुछ ज्यादा नहीं कर दिया है। आप बताइए, हमको तो नेशनलिस्ट माइंड तैयार करना है और आप इतना ग्लोबल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो नेशनलिज्म कहां से आएगा? तो उनको बतलाना पड़ा कि भाई ग्लोबल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो फिर इंडिया का महत्व भी समझ में आएगा। तो कई बार मुझे यह लगता है कि हमें मिनट्स रखने चाहिए जो मीटिंग्स हो रही हैं उनकी, क्योंकि वह बाद में चलकर हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में क्या हुआ, इसके बारे में कुछ बताएंगे। मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा जो अध्यापकों की नियुक्तियों को लेकर चल रही है। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट जारी की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक नैयर ने एक सार्वजनिक वक्तव्य में दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाली नियुक्तियों को लेकर कुछ बातें कही, और वो बात अभी भी सार्वजनिक जगह में हमारे छात्र विद्यार्थी आकर अपने क्लासरूम के बारे में बात करते। और मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ एक अध्यापक के तौर पर कि अब क्लासरूम्स हम सब लोगों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। मैं जानता हूं कि कॉलेजेस में जो हमारे कॉलीग्स पढ़ा रहे हैं वे कितने अपने आप को सेल्फ सेंसर करके पढ़ाते हैं। उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनके लेक्चर की 1.5 मिनट की क्लिप वायरल की जा सकती है। और मैं यह आपको बतला रहा हूं, अगर आप इन खबरों से वाकिफ हैं तो उनको सस्पेंड करवाया जा सकता है, उनको जेल भिजवाया जा सकता है। इंदौर में एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को और वहां के टीचर्स को इसलिए सस्पेंड किया गया और जेल भेजा गया कि लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में एक किताब थी
जिस पर एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन को ऐतराज था। लाइब्रेरी में एक किताब थी, उस किताब के होने के जुर्म में प्रिंसिपल और 2 टीचर्स वो सस्पेंड हुए और गिरफ्तार हुए। यह घटना अब हिंदुस्तान में 20 लोगों के साथ हो रही है। इस वजह से अध्यापक अब काफी सावधान हो गए हैं। जो सावधान नहीं है वो खतरे में है, और इसका क्या नुकसान विद्यार्थियों को हो रहा है वो समझ सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का अधिकार है सब कुछ जानना, लेकिन अध्यापक उनको नहीं बतला सकते, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो वो जेल जा सकते हैं। एक व्यक्ति जो सोच रहा था, यानी उमर खालिद, वो सोचने की वजह से जेल में है और किसी दूसरी वजह से नहीं है। अगर आप हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को पढ़ेंगे, जिस ऑर्डर में उमर खालिद के जमानत को खारिज किया गया, तो कहा गया कि ये बहुत ही शातिर सोचने वाला दिमाग है, क्योंकि ये जो सोचता है वो बोलता नहीं है, और जो वो बोल नहीं रहा है लेकिन जो सोच रहा है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको जेल में रहना चाहिए। तो ब्रेख्त की कविता है, आप सोचने वाले दिमाग को जेल में रख देंगे तो उसका शरीर जेल में रहेगा, लेकिन दिमाग तो सोचता ही रहेगा। और जो दिमाग चलता है, जो सोचता रहता है, वो किताबों की शक्ल में सामने आता है। प्रभु ने इस किताब के बारे में विस्तार से बताया है। मैंने अभी किताब पूरी पढ़ी भी नहीं है, इसलिए उसके बारे में कहने का अधिकार नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सारे अध्यापक अपनी सीमाओं को भी पहचानते हैं। अगर किताब इतिहास की है तो उस पर दूसरे विषय का अध्यापक शायद ही बोलने की जरूरत करे, वो कहेगा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन इस बात को शायद अदालतों के जज साहिबान नहीं समझते, उन्हें यह बात समझ में नहीं आती है कि किसकी अधिकार सीमा कहाँ है। मैं बहुत संक्षेप में यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की शिक्षा अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। इस बात का पूरा खतरा है कि इस वक्त जो पीढ़ी पढ़कर निकलेगी स्कूलों से और विश्वविद्यालयों से, अगर उसे जैसे भूगोल के एक विद्यार्थी को हिंदुस्तान के एक स्कूल में भूगोल कैसे पढ़ाया जा रहा है, भूगोल पढ़ाया जा रहा है पवित्र भूगोल के रूप में। भारत क्या है, एक सेक्रेड ज्योग्राफी है, इस रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो जब हमारा यह विद्यार्थी या यह विद्यार्थी निकलेगी पढ़कर और वो अशोका यूनिवर्सिटी की एक ज्योग्राफी पढ़े हुए व्यक्ति के सामने खड़ी होगी, तो दोनों में कैसे तुलना होगी, कैसे चलेगी? यह इस असमानता का हम क्या करेंगे जो असमानता पैदा की जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर? तो ये एक प्रश्न है, जो प्रश्न यह किताब भी आपके सामने रखती है। इस किताब को पढ़ना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि आपकी आदिवासी इतिहास की होनी चाहिए। इतिहास नामक डिसिप्लिन का जो रिगर है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका प्रोटोकॉल आपको मालूम होना चाहिए। तो हर कोई हर किताब पढ़ भी नहीं सकता, इस बात का एहसास भी हम लोगों को रहना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये दौर ऐसा है जिसमें जज साहिबान दिमाग के भीतर क्या चल रहा है उसका अनुमान करके किसी को जेल में रखते हैं। उमर खालिद इस जुर्म के चलते जेल में है कि वह एक सोचने वाला दिमाग है। लेकिन मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी बात है, कि यह कहना एक अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि उमर खालिद के साथ जो किया जा रहा है उसे सिर्फ एक बात बताई जा रही है कि हिंदुस्तान में हर सोचने वाला मुसलमान इस वक्त खतरे में है। हर मुसलमान तो खतरे में है ही, हर मुसलमान खतरे में है, उसका जीवन अनिश्चित है। लेकिन खासकर सोचने वाला मुसलमान इस मुल्क के लिए, इस राष्ट्रवादी सत्ता के लिए खतरनाक है, और इसलिए वो खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया। पागलपन का एक और नमूना देखिए बंबई में, जिस तरह से छात्रों पे झूठा मुकदमा, एक अजीबोगरीब किस्म की लॉजिक जज साहब के कलम के जानिब से ये जस्टिफाई करने के लिए कि आपको जमानत नहीं मिल सकता,
लड़कों पे एक इल्जाम क्या था कि उन्होंने इत्तेफाक से आज के इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने स्लोगन उठाए कि उमर खालिद को रिहा करो। तो इस मंच से मैं अपनी बातों को इसी स्लोगन से शुरू करूंगा, जिसके चलते छात्रों को गिरफ्तार किया बंबई में कि उमर खालिद को रिहा करो। ये किताब जो है, थोड़ा बहुत आप काफी कुछ आप सुन चुके हैं। ये कहानी ब्रिटिश हुकूमत के जमाने का बताते हैं उमर खालिद। और जब मैं प्रोफेसर महापात्र का जो एक एनालिसिस सुन रहा था, तो उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को पैसिफाई करने की कोशिश की। पैसिफाई का मतलब वो तो एक यूफेमिज्म है, अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेस। अंग्रेजों का मंसूबा ये था कि भाई किस तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग जो लोग हैं, आदिवासी हो, दलित हो, अलग अलग प्रदेशों के लोग हो, मजदूर हो, किसान हो, किस तरह से उनको पैसिफाई किया जाए, किस तरह से उन पे दमन, अत्याचार, रिप्रेशन लगाया जाए। लड़ाई ये थी उस जमाने की। और जाहिर है कि अगर आप उस पैसिफिकेशन के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो अंग्रेज आप पे कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे। 2014 के बाद ये जो पागलपन का जो दौर चल रहा है, नया भारत जिसको कहते हैं, अब अगर आप रिप्रेशन के खिलाफ काम करते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। अगर आप बीते हुए एक जमाने की रिप्रेशन के बारे में लिखेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। पैसिफिकेशन ऑफ द स्कॉलर, अपूर्वानंद ने कहा कि भाई यहां तक कि एक लाइब्रेरी में किताब का रहना आपको खतरे में डाल सकता है। किसी सिलेबस में आपने एक टेक्स्ट बुक, एक बुक को प्रिस्क्राइब किया, आपको खतरे में डाल सकता है। अक्सर हम लोग, नेहा और हम तो, आरफा नेहा और हम पत्रकार हैं, अक्सर हम लोग रोया करते हैं कि भाई पत्रकारिता की हालत बहुत खराब है, बहुत दमन हो रहा है, बहुत सारे पत्रकारों पे केस लगे हुए हैं। ये सच है, हकीकत है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना जितना दमन, जितना जो है वायलेशन एकेडमिक कम्युनिटी झेल रहा है, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग अफेक्टेड हैं। जंतर मंतर में जो सैलाब हमने देखा, जो एक तरह से इस पागलपन के दौर के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा था, ये सैलाब उस सियासत, उस प्रणाली का एक प्रोडक्ट है जिसने शिक्षा को एकदम खत्म करने की कोशिश की। एग्जाम में धांधली, पढ़ाने में धांधली, अध्यापक और कुलपतियों के चयन में धांधली। ऐसा लगता है कि ये जो नया भारत है, ये अपने नौजवानों को तालीम नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहते कि लोग अपना दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरह से वो अपनी बातों को रखें। वो नहीं चाहते कि ये सब हो। तो नेहा जी, आपका सवाल, मुझे लगता है कि खतरा अभी भी मुझे लगता है कि हर दिशा से नजर आता है। झूठ बोला जाता है पार्लियामेंट में, जहां आपके सामने सबूत उन मरीजों के शरीरों के जरिए कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जहां हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स बताते हैं, जहां आरटीआई इंक्वायरी बताता है, जहां पुलिस की डायरी बताते हैं कि गोलियां बरसाई गई, वहां पे मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह सकते हैं कि गोली नहीं चली। एक खुलम खुला झूठ बताया जा रहा है, और इस झूठ को जो है बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं उस झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर दस्तक डालें तो न जाने क्या आपको सुनने को मिलेगा।
जब मैं ये 30 छात्रों के किस्से को सुन रहा था कि उन्होंने कोई किताबें डाउनलोड की, पुलिस का इल्जाम था कि उन्होंने कुछ ऐसी किताब डाउनलोड की है, तो जब छात्रों के वकील ने कहा कि भाई ये किताब तो इलीगल नहीं है, इन पे कोई बैन नहीं लगी है, तो जज साहब ने कहा फिर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किताब को डाउनलोड क्यों किया। वो दिन शायद दूर नहीं कि अगर आपने एक मशहूर किताब है लिटरेचर में, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, हार्पर ली की किताब है, हो सकता है कि आने वाले दिन में कोई जज कहे कि आपने डाउनलोड किया तो किल अ मॉकिंग बर्ड, अच्छा तो सबसे पहले तो 302 का इस पे केस लगाओ, उसके बाद मॉकिंग बर्ड तो एनवायरमेंटल कानून के तहत भी इनको पकड़ा जाए। और गनीमत यह है कि जज साहब हो सकता है ये भी कहें कि भाई हार्पर ली को शामिल किया जाए कि इस साजिश में ये शामिल है। तो हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन हंसी मतलब कि हंसी से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? कहां पे जाके हम जस्टिस मांगे जब कोर्ट कचहरी का रवैया ये है, जब पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है, जब जब छात्रों को एक शांतिपूर्ण तरीके से एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं मिलता, जब जो पत्रकार इसके बारे में लिखते हैं, सच्चाई के बारे में लिखते हैं, जो तल्ख सवाल पूछते हैं, उन पे अक्सर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जब अध्यापकों को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि आपने फलां किताब क्यों प्रिस्क्राइब किया, आपने कोर्स में ये क्यों कहा, जब छात्रों पे केस हो जाते हैं, और जब उमर खालिद जैसे एक ब्रिलियंट माइंड को आपने 6 साल बंद किया है। मैं सोच रहा था जब मनोज झा जी थे, उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा में हूं, हो सकता कि कल ना रहूं। राज्यसभा की मियाद जो है वो, आपका जो टर्म है वो 6 साल है, और 6 साल जो है जेल वाले राज्यसभा में ऑलरेडी उमर खालिद वो 6 साल काट चुके। एक लंबा अर्सा होता है किसी के लाइफ में। आप एज एन एक्सरसाइज आप जरा सोचिए अपने लाइफ में किसी भी 6 साल के पीरियड को, सोचिए कि उन 6 साल में मैंने क्या क्या किया। एक बहुत लंबा अरसा होता है, और यहां इस जो है जो सलाखों के पीछे उमर खालिद है, वो उसकी मियाद अभी तक तय नहीं हुई है। सरकार के हाथ में बात को छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप 1 साल के बाद आप आ सकते हो वापस, 1 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। और नाइंसाफी उनके साथ तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ मैं इस चीज को सीधे तौर पे जो जेन जी का जो प्रोटेस्ट है, जो एजुकेशनल क्राइसिस, इससे मैं जोड़ना चाहता हूं कि अगर आपके सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को आप इस तरह से जेल के अंदर बंद करेंगे, रिसर्च नहीं करने देंगे, अपना काम नहीं करने देंगे, उनकी बातों को आप तोड़ मरोड़ के अदालत में पेश करते, जहां उन्होंने अमन और शांति की बात की, वहां पे जैसे अपूर्वानंद जी ने कहा कि जज साहब कह रहे हैं कि हाँ बात तो रखी, लेकिन उनके दिमाग में क्या था। तो एक ऐसा जो है एक सिचुएशन बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि उमर खालिद के स्कॉलरशिप को पूरी तरह, मतलब इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिज स्कॉलरशिप, it's a tribute to the fine mind that he has been able to accomplish and produce a book of this quality, that he remains unbowed, he remains determined to fight for justice. And I think it's essential that through this meeting, other discussions about the book, we remain focused on this absolutely terrible injustice that India is doing, New Bharat is doing, to Umar Khalid, Sharjeel Imam, Mahesh Roth, Surinder Gadling, other prisoners of conscience who are rotting in jail year after year, no prospect of trial, with the most absurd charges being leveled against them.